जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव पाठशाला पे। हम लोगों ने जो पिछले बार जो पार्ट 2 में पढ़ा था उसके आगे हम आज देखेंगे। उस दिन हमने पढ़ लिया था कि जो अम्ल और क्षारों के गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ नोट करवा रखी हैं। देखिए आप कि जल में घुलकर जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं, और ये H+ जो आयन होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये आयन जो होते हैं वो जल के साथ मिल जाते हैं और जल के साथ मिलकर ये हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है वो आप समझ लीजिए कि जब जल के साथ H+ आयन जुड़ता है तो इनकी अभिक्रिया से क्या बनता है, H3O, और इस पर चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और इस पर चार्ज पॉजिटिव होता है इसलिए इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ये हाइड्रोनियम आयन होता है। इसी प्रकार जब जल जो होता है, इस प्रकार जो क्षार होता है, क्षार जलीय विलयन में OH निगेटिव आयन देते हैं। जब भी क्षारों को जल में घोला जाता है तो वो OH निगेटिव आयन देते हैं। अब जैसे मान लो ये NaOH है, ये सॉलिड अवस्था में है और इसे हमने जल में घोला तो ये क्या देगा, ये Na+ आयन और OH- आयन में वियोजित हो जाएगा। अम्लों और क्षारों के बीच अभिक्रिया हम देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया, आपको ये सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अम्ल और क्षारों के बीच जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, एक लवण बनता है और जल, ठीक है। और यही अभिक्रिया तब होती है जब हमारे पेट में कभी अम्ल बन जाता है, जैसे हम कहते हैं एसिडिटी हो गई है, तो हम क्या करते हैं, हम दवा के रूप में क्षार का सेवन कर लेते हैं, और क्षार का सेवन करने से ही क्या हो जाता है, एक लवण पेट में बन जाता है और जल बन जाता है, और अम्ल का जो प्रभाव है वो हमारे शरीर के अंदर समाप्त हो जाता है। अम्ल जिसे एसिडिटी कहते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर के अंदर से समाप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। जब अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तो दो ही चीज़ें बनेंगी, एक लवण बनेगा और दूसरा जल बनेगा। यहाँ पे देखिए आप रिएक्शन में लिखा है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऊपर देखो HCl लिखा है, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। जब इसकी अभिक्रिया किससे कराई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसे लिखा जाता है। जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो NaCl बनता है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और ये क्या है, ये लवण है। इसमें हमारा अम्ल क्या है, अम्ल है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार हमारा क्या है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा NaCl जो लवण है। इसके अलावा क्या बनेगा, इसके अलावा बनेगा जल, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस रिएक्शन को यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एक H है और Cl है। H पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि Cl पे कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होता है। और ये ऋणावेश वाला, और इधर जो क्षार होता है, क्षार में जो यहाँ पे Na लिखा है, इस पर क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो OH होता है इस पर निगेटिव चार्ज होता है, जिसे हम ऋणावेश कहते हैं, और पॉजिटिव चार्ज को धनावेश कहते हैं। अब ये धनावेश और ऋणावेश वाले जो हैं वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, और यहाँ पर H के साथ ये वाला OH जुड़ जाता है, और ये Cl जो है वो इस N के साथ जुड़ जाता है, एक धनावेश वाला और एक ऋणावेश वाला। जैसे यहाँ आप नीचे देखिए कि ये जो Cl है, ये Cl पे ऋणावेश है, ये जुड़ जाएगा किससे, Na वाले पॉजिटिव चार्ज से। जो Na वाला ये पॉजिटिव चार्ज है ये इससे जुड़ जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, NaCl बना लेगा। और जो इसका, जिस पे ये H है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला इस वाले OH के निगेटिव चार्ज से जुड़ के क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। देखिए नीचे मैंने लिख भी दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि जब अम्ल और क्षार की जो प्रबलता होती है, अम्ल और क्षार की प्रबलता का क्या मतलब है, इसे हम लोग समझते हैं। अब देखो क्या होता है, अम्ल प्रबल है या दुर्बल है, इसका पता कैसे लगाएंगे। देखो जब अम्ल और क्षार, जो अम्ल और क्षार होते हैं, ठीक है, ये प्रबल हैं या दुर्बल हैं, इसका पता ऐसे लगाते हैं हम लोग, जिन अम्लों या क्षारों की जो आयनन की मात्रा है, जो आयनित होते हैं, जो आयन होते हैं, आयन क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये कोई भी अम्ल है वो H+
आयन देता है, या OH कोई क्षार है वो OH निगेटिव आयन देता है। तो ये आप समझिए। अब देखो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आयनन क्षमता, इसे हम कहते हैं आयनन की मात्रा। कि भाई अगर कोई अम्ल ऐसा है या क्षार ऐसा है जो ज़्यादा आयन देता है तो वो कैसा है, वो प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षार है। जैसे HCl को हमने अगर जल में घोला और उसने H+ आयन ज़्यादा दिए तो HCl जो क्या है, प्रबल अम्ल है। और कहीं दूसरा हम अम्ल ले लेते हैं, जैसे हमने मान लो क्या लिया, ये ले लिया CH3, एक होता है अम्ल CH3COOH, ये भी एक अम्ल है, इसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल, सिरका बेसिकली। ठीक है, इसे हमने जल में घोला। अब अगर इसकी तुलना में इससे H+ आयन ज़्यादा रिलीज होते हैं, ज़्यादा निकलते हैं, तो ज़्यादा अम्लीय कौन सा होगा, ये वाला प्रबल अम्ल होगा और ये वाला दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है, जबकि अगर ये वाला ज़्यादा H+ आयन देगा और ये वाला कम H+ आयन देगा तो कौन सा होगा, तो ज़्यादा अम्लीय ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा वाला, एसिटिक अम्ल सिरका। ठीक है, जो भी इसमें से ज़्यादा H+ आयन देगा वो ज़्यादा प्रबल होगा और जो कम देगा वो दुर्बल होगा। ऐसे ही दुर्बल अम्ल और क्षार, जिनके आयनन की मात्रा कैसी होगी, कम होगी। जिन अम्लीय क्षारों के आयनन की मात्रा, भाई आयन जैसे मान लो 2 क्षार है, एक NaOH है और दूसरा कुछ भी ले लेते हैं, दूसरा हम मान लेते हैं MgOH। एक मिनट, हाँ ये दूसरा है MgOH। हाँ देखिए कि अब हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, इसे हम कहेंगे तनुकरण। आप तनुकरण को समझ लीजिए। आप 2 वर्ड समझ लीजिए, जिन 2 वर्ड को मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। एक होता है जिसे हम कहते हैं, वो लिख लीजिए और समझ लीजिए, हो सके तो आप कॉपी लेके इसे नोट कर लीजिए। एक होता है सांद्रता और दूसरा वर्ड जो है वो है तनुता। इनका मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए, तब जाके आप इसे समझ पाएंगे। एक है तनुता, ये जो सांद्रता होता है इसका मतलब होता है किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जो है, कोई भी पदार्थ जो आपने लिया है वो कितना गाढ़ा है, इसका मतलब होता है गाढ़ापन। इसे ऐसे समझ सकते हैं, लिखना नहीं है ये, बस आप समझ लीजिए अपने दिमाग में। इसका मतलब होता है गाढ़ा, और तनु का मतलब होता है पतला, इसका मतलब होता है पतला। ठीक है, तो अब अम्ल या क्षार जो होते हैं को जल में मिलाने पर जो उसका प्रति इकाई आयतन होता है, उसमें जो आने वाली कमी है उसे हम कहते हैं तनुता। अब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ जो है वो, उसमें हमने क्या कर दिया, जैसे मान लो कोई चीज़ पहले से जो है उसकी संरचना एक फिक्स्ड तरह की है, उसमें हमने पानी मिला दिया। पानी मिलाने के बाद में क्या हो जाएगा, उसके कण दूर दूर हो जाएंगे, और कण दूर दूर होने की वजह से वो कैसा हो जाएगा, पहले की तुलना में पतला हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को ही, ये जो पूरा काम होता है किसी वस्तु को लेना और उसमें फिर जल मिलाना, ये सारी प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, वो तनुकरण कहलाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम तनुकरण कहेंगे। और ये है सांद्रता। अब सांद्रता क्या क्या होगी, सांद्रता होता है गाढ़ापन। अगर मान लो कोई पदार्थ हमने लिया और उसमें हमने पानी मिलाया कम, और उसके बाद में वो पदार्थ की मात्रा हमने क्या कर ली, ज़्यादा कर दी। ठीक है, जैसे मान लो हमने कोई लिक्विड बनाया, ठीक है, ये कोई द्रव बनाया, उसमें हमने क्या कर दिया, कोई द्रव लिया कम और उस पदार्थ की मात्रा कर दी ज़्यादा। अब पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो कैसा कहेंगे कि ये गाढ़ा हो गया है, तो उसकी सांद्रता कैसी होगी, ज़्यादा होगी। और पतला होगा तो कहेंगे इसकी तनुता, तनुता है वो कैसी है, पतला होगा तो उसकी तनुता ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि तनुता क्या होता है। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है वो देख लीजिए आप। कोई जो विलयन होता है, किसी विलयन में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ना, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल का मतलब है कि भाई कोई भी अम्ल जो है, अम्ल में आयन की जो सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो कितनी है।
ठीक है। इसे जांच करने के लिए इसकी हमने पीएच स्केल विकसित किया। अब पीएच स्केल से हम बेसिकली ये पता लगाते हैं कि कोई अम्ल या क्षार जो है, कोई अम्ल है या क्षार है, इसका पता लगाते हैं। बेसिकली कोई भी पदार्थ अम्ल या क्षार है, इसका हम पता लगाते हैं। अब जैसे क्या होता है इस पीएच स्केल में, बीच में क्या होता है, बीच में 0 नहीं होता, सॉरी, बीच में होता है 7। इसके बीच में यहाँ पे होता है 7, ठीक है। और इधर होता है 0, और इधर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होता है 14, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इधर के लिए क्या होता है, जो भी इधर के लिए नंबर यहाँ पे घटेंगे, 7 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे होते हैं। और जैसे जैसे मतलब 7 पे क्या होगा, कोई भी पदार्थ का अगर पीएच मान 7 है, इसका मतलब वो कैसा है, वो उदासीन है, ना वो अम्ल है ना वो क्षार है। जैसे आप यहाँ देखेंगे पीएच मान अगर 7 से कम है तो वो कैसा है, उदासीन है। और अगर उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वो कैसा है, क्षार है। अगर 8 है या 9 है तो वो क्या है, तो वो क्षार है, ठीक है। अगर उसका 7 से कम है तो अम्ल है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षार है। अगर 7 है तो कैसा है वो तब उदासीन है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जितना यहाँ पर पीएच मान जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा कोई पदार्थ अम्लीय होगा। इसके अलावा जितना पीएच मान ज़्यादा होगा उतना ही कोई पदार्थ कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो इसे हम किसके माध्यम से दिखाते हैं, इसे हम पीएच स्केल, इसको जो मापते हैं कि इसका पीएच मान कितना है, उसे किस आधार पर मापते हैं, पीएच स्केल के माध्यम से मापते हैं। अब आपको समझ में आया होगा। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, अगर पारिभाषिक तौर पर आपको लिखना है तो ऊपर वाला आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि पीएच में जो पी होता है ना, वो किसे डिनोट करता है, वो दिखाता है पुषांश को। और जो पुषांश जो है ये क्या है, ये सूचक है, पुषांश का सूचक है ये वाला पी। ये किसे दिखाता है, पुषांश को दिखाता है। एक जर्मन शब्द है, ये एक ऐसा है जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बेटा शक्ति, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो पीएच स्केल होता है इसमें सामान्यता 0 अगर किसी का पीएच मान है तो वो कैसा है, वो अधिक अम्लीय है। अगर किसी का पीएच मान कितना है, 14 है, तो वो कैसा है, बहुत अधिक क्षारीय है। अब हम आगे देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में जो पीएच मान है, इस पीएच मान का क्या इम्पोर्टेंस है। पहले हम उसे देखते हैं कि हमारे जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है, ठीक है। पहले तो आप देख लीजिए कि जो पौधे और जंतु होते हैं, पौधे और जंतुओं के जो पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, वे पौधे और जंतु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। देखो एक निश्चित क्या होना चाहिए, एक निश्चित मान के जो अम्ल या क्षार होते हैं उन्हें जीव बर्दाश्त कर सकते हैं। भाई क्या है, कोई भी द्रव है, ठीक है, उसका वो ज़्यादा अम्लीय नहीं होना चाहिए। अब क्या हो, अगर उदासीन है तो वो कैसा है, वो मनुष्य के लिए ठीक है। जैसे हम जल पीते हैं, जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, तो जल हमारे लिए क्या है, जल हमारे लिए ठीक है। अगर उसी जल का पीएच मान कम हो जाए, और कम होकर कितना हो जाए, 6 हो जाए, 5 हो जाए, तो वो कैसा होगा, वो अम्ल में बदल जाएगा, और वो मानव और जीवधारियों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो क्या होगा, एक हमें परास, एक निश्चित परास है, एक निश्चित सीमा है, उसके अंदर अगर किसी भी द्रव का पीएच है तो वो पौधों और जंतुओं के लिए फ़ायदेमंद है। अगर इससे कम होता है या ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है, पौधे और जंतुओं दोनों को नुकसान पहुंचाता है। यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जीव जगत में जीव न्यून पीएच मान क्षेत्र परास में ही जीवित रह सकते हैं। सामान्यतः इनका शरीर जो होता है वो 7 से 7.8 पीएच परास के मध्य ही कार्य करता है, ठीक है। अगर पीएच मान इससे ज़्यादा या कम होता है तो फिर पौधे और जंतु दोनों को दिक्कत हो जाती है। मैंने आपको बताया कि जब वर्षा होती है तो कभी कभी जल का जो पीएच मान है वो 5.6 से कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस वर्षा को हम क्या कहते हैं, तब इसी वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं, अम्लीय वर्षा। कभी कभी आपने सुना होगा अम्लीय वर्षा, तो वही अम्लीय वर्षा होती है जब बारिश के जल का मान, पीएच मान जो है 5.6 से कम हो जाता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कैसा होता है, कम हो जाता है। ऐसी नदियों में जो जलीय जीवधारी होते हैं ना, उनका जीवन फिर संकट में पड़ जाता है, ठीक है। और मिट्टी का भी एक निश्चित पीएच मान होना चाहिए,
क्योंकि मिट्टी क्या होती है, मिट्टी पौधों का पोषण करती है, और पौधों का पोषण करेगी तो मिट्टी का पीएच मान कैसा होना चाहिए, एक परास जो आवश्यकता है उसके अंदर होना चाहिए। अगर उचित पीएच मान से मिट्टी का पीएच मान ज़्यादा या कम हो जाता है तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, ठीक है, जो फसल पैदा करने की उसकी क्षमता है वो प्रभावित हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, समय समय पर अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराते रहते हैं, जिससे हमें पता चले कि इसे किस तरह के उर्वरक की और कितनी आवश्यकता है। अगर हम ऐसा कराते रहते हैं तो हमें पता चलता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कितनी है और हम उनमें कौन कौन सी फसल उगाकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारे शरीर के पाचन तंत्र में पीएच की क्या भूमिका होती है। देखो, जो भी खाना हम खाते हैं ना, हमारे उदर के अंदर एक अम्ल होता है और उस अम्ल का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl लिखते हैं। ये अम्ल हमारे शरीर के अंदर ही उदर में, पेट में स्थित होता है, उपस्थित होता है, और ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि क्या करता है, हमारा खाना जो होता है उस खाने को पचाने में हमारी मदद करता है, ठीक है, हमारे खाने को पचाने में मदद करता है, यह हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन वही कहते हैं ना कि अति अच्छी नहीं होती, लेकिन जब भी कभी ये ज़्यादा बनने लगता है, यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा जब भी हमारे पेट में ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या कर देती है, ये हमारे उदर में गंभीर दर्द पैदा कर देती है, जलन पैदा कर देती है, और इसके उपचार के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, एंटासिड लेना पड़ता है, एंटासिड, हाँ, प्रति अम्ल लेना पड़ता है। जब भी इसकी मात्रा हमारे पेट में बढ़ जाएगी तो हम क्या लेंगे, एक एंटासिड लेंगे, जिससे हमें राहत मिल जाए। ठीक है, तो पेट में एक निश्चित मात्रा में HCl होना चाहिए, तभी हम ठीक से रह पाएंगे, वरना हम बीमारी का शिकार हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अब देखो, प्रति अम्ल के उदाहरण क्या हो सकते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो जो प्रति अम्ल का उदाहरण है वो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड है। एक मिनट, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ प्रति अम्ल का जो उदाहरण लिखा है इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अब क्या होता है, कभी कभी हमारे मुंह में जो होता है पीएच का मान, हमारे मुंह की जो लार वगैरह होती है उसके पीएच का मान 5.5 से कम होने पर क्या होता है, हमारे दांतों का क्षरण स्टार्ट हो जाता है। हमारे दांत जो हैं वो धीरे धीरे कैसे होते हैं, मतलब दांत जो होते हैं वो घिसने लगते हैं, इसे कह सकते हैं हम। अब इससे क्या होता है, इससे दांतों का जो इमेनल होता है, इनेमल जिसे दंत अवलक कहते हैं, वो कैसा कैसा होता है, वो धीरे धीरे छिलने से लगते हैं, संक्षारित होने लगते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दंत क्षय। ठीक है, तो ये क्यों होने लगता है, क्योंकि हमारे मुंह में बनने वाली लार का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट। जो इनेमल होता है उसे कहते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इसका नाम होता है कैल्शियम फास्फेट का ये क्रिस्टलीय रूप होता है। और इससे क्या बना होता है, हमारे दांतों का जो इनेमल होता है वो बना होता है, जिनसे हम चबाते हैं, जो सामने दांत दिखते हैं वो किससे बने होते हैं, इनेमल से बने होते हैं। और ये कैल्शियम फास्फाइड का रूप होता है, जो हमारे दांत सफ़ेद सफ़ेद से दिखते हैं वो कैल्शियम फास्फाइड के क्रिस्टलीय रूप से बने होते हैं, उसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, और इन्हीं का ही क्षय होने लगता है जब हमारे मुंह की लार का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, इसका पीएच मान। ठीक है, अब मुंह में अम्ल आता कहाँ से है, ये बात भी आपके दिमाग में उठ रही होगी कि मुंह में अम्ल कहाँ से आ गया। पेट में तो खैर रासायनिक क्रियाओं के दौरान बनता है। अब मुंह में इसकी उपस्थिति जो होती है वो बैक्टीरिया के कारण होती है। जो बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में जो अवशिष्ट हमारे शर्करा होती है और खाद्य पदार्थ जो हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं, उनका ये क्या करती है, निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न कर देते हैं। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे मुंह में जो भी हम खाते हैं, जो भी हम, उसमें क्या उपस्थित होती है, शर्करा होती है, मिठास होती है, और जो खाद्य पदार्थ बचे रह जाते हैं हमारे दांतों में, उनका ही इस्तेमाल करके ये बैक्टीरिया क्या बना देते हैं, अम्ल बना देते हैं। और इन अम्ल की वजह से हमारे दांतों का क्षरण होता है। अब मुंह के अम्ल को हम उदासीन करने के लिए क्या करते हैं, क्षारीय दंत मंजन का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सुबह सुबह हम क्या करते हैं, मंजन क्यों करते हैं, दांतों को साफ़ क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि क्षारीय दंत मंजन से
क्या हो, हमारे दांतों में जो उपस्थित शर्करा और खाद्य पदार्थ हैं वो निकल जाएं और हमारे मुंह के अंदर ज़्यादा अम्ल ना बन पाए, जिससे कि हमारे दांत जल्दी ख़राब हो जाएं। हम कोई नहीं चाहते हमारे दांत जल्दी ख़राब हो जाएं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सब लोग अच्छे बच्चे हैं, सब लोग सुबह सुबह दांत साफ़ करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। अब कुछ पशु और पौधे भी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने संपर्क में आने वाले किसी भी पौधे या पदार्थ के शरीर में अम्ल छोड़ देते हैं। जैसे मधुमक्खी का डंक, जब भी मधुमक्खी में डंक मार देती है तो वो क्या कर देती है, हमारे शरीर के अंदर एक अम्ल छोड़ देती है, जिसके कारण हमें पीड़ा होती है, जलन होती है, हाँ, खुजली होती है। ठीक है, तो वो क्या छोड़ देती है, हमारे शरीर के अंदर एक अम्ल छोड़ देती है। और ऐसे ही नेटल नाम का एक शाकीय पौधा होता है। और जो नेटल नाम का शाकीय पौधा है, इसके पत्तों में क्या होते हैं, डंकनुमा बाल होते हैं। और वो डंकनुमा बाल जैसे ही किसी को छू जाते हैं तो उसके शरीर में क्या पहुंच जाता है, मेथेनोइक अम्ल। चींटी काटती है तब भी हमारे शरीर में क्या पहुंचता है, मेथेनोइक अम्ल। और ये मेथेनोइक अम्ल से क्या होने लगता है, खुजली होने लगती है, जलन सी बढ़ने लगती है। और पारंपरिक तौर पे इसका इलाज किससे किया जाता है, इसका इलाज डंक वाले स्थान पर, जो भी जहाँ पे भी ये डंक लगा है, डंक वाले स्थान पर क्या होता है, डाक पौधा एक होता है, उसकी पत्तियों को रगड़ कर किया जाता है। उसकी पत्तियों को हम हाथ पे रगड़ लेते हैं, जहाँ भी नेटल पौधे की पत्तियाँ लगी होती हैं, तो इससे क्या होता है, वो हिस्सा हमारा ठीक हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे जलन बढ़ना बंद हो जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको MCQs प्लस इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा, यहाँ तक कि लिखवाऊँगा। ठीक है, उससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको जितना भी पढ़ाता हूँ उसे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करवाऊँगा। ये भी बताऊँगा कि बोर्ड में कौन कौन से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप निश्चित रहिए। वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक करिए, और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो आप इस बात को समझिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।